अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत ही खास तरह की सटीकता होती है। हाँ, एकदम मशीन या किसी इंजीनियरिंग के काम जैसी है ना। बिल्कुल। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूटती है, तो हम जाते हैं, एक्सरे की रिपोर्ट आती है और उसमें वो टूटी हुई सफ़ेद लाइन एकदम साफ साफ नजर आ जाती है। और डॉक्टर बस उस पारदर्शी फिल्म पर उंगली रखकर कह देता है कि देखिए, ये रहा फ्रैक्चर। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही ठोस सबूत है कि हाँ, कुछ टूटा है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही ब्लैक एंड वाइट होती है, मतलब या तो फ्रैक्चर है या फिर नहीं है। और सच कहूं तो इंसानी दिमाग इस तरह की स्पष्टता को बहुत पसंद करता है। हम स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि चीजें हमें दिखाई दें, उनका कोई नाम हो। हाँ, ताकि उन्हें किसी स्पष्ट बॉक्स या श्रेणी में रखा जा सके। बिल्कुल। इससे एक अजीब सा मनोवैज्ञानिक सुकून मिलता है कि कम से कम हमें पता तो है कि समस्या क्या है और उसे ठीक कैसे करना है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि जब हम मानवीय भावनाओं की बात करते हैं या टूटते रिश्तों और मानसिक आघात के क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही काम करना बंद कर चुकी है। सही कहा। वहां सब कुछ बहुत धुंधला होता है। बहुत धुंधला और जटिल। मतलब हमारे सामने जो परिदृश्य होता है, उसमें दर्द तो बहुत होता है, लेकिन लेकिन उसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती। कोई सफेद लाइन नहीं होती जो बता सके कि यहाँ से कुछ टूटा है। हाँ, तो चलिए आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का जो मिशन है, वो इसी धुंधलेपन को डिकोड करना है। और आज हमारे पास कोई नीरस सा शोध पत्र या वैज्ञानिक डेटा नहीं है चर्चा के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम एक बेहद मार्मिक और आधुनिक कथा के अंश पर बात करेंगे। इस कहानी का नाम है लारा, और हम इसके दूसरे भाग यानी पार्ट 2 पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ना? हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर और ये जो सीन या लास्ट सीन जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकें हैं, इन्होंने इंसानी रिश्तों के टूटने के तरीके को बदल दिया है। और सिर्फ टूटने के तरीके को ही नहीं, बल्कि ब्रेकअप के पूरे मनोविज्ञान को जड़ से बदल दिया है। बिल्कुल। तो थोड़ा संदर्भ के लिए बात करते हैं। इस कथांश के केंद्र में जो दो किरदार हैं, राम और सोमा। जी, राम और सोमा, जो कि आधुनिक रिश्तों के बहुत ही सटीक प्रतिनिधि हैं। मैं कहूंगी कि राम एक ऐसा इंसान है जो बाहरी दुनिया के लिए एक परफेक्ट और खुशमिजाज व्यक्ति है। मतलब जो हमेशा महफिलों की जान रहता है। हाँ, जो मजाक करता है, हंसता है, लेकिन ये सब सिर्फ एक मुखौटा है। उसके भीतर एक बहुत गहरी थकान है और बहुत से अनकहे जख्म हैं जिन्हें उसने दुनिया से छुपा कर रखा है। और यही में कहानी में सोमा की अहमियत सामने आती है, क्योंकि सोमा वो दीवार नहीं है जिसके पीछे राम छिपता है। बिल्कुल नहीं। सोमा दरअसल वो आईना है जिसके सामने राम को मुखौटा पहनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सही कहा। कहानी बहुत स्पष्ट करती है कि सोमा राम की खामोशी में भी उसकी बेचैनी को पढ़ लेने की क्षमता रखती है। वो उसे बिना कहे समझ जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा विरोधाभास यहाँ है, वो ये है कि जो इंसान आपके हर दर्द का मलहम होता है, एक भयंकर गलतफहमी के कारण जब वही सबसे बड़ा जख्म देने लगे, तो वहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। और ये दर्द सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं है कि उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया है। तो फिर असली वजह क्या है? ये दर्द इसलिए इतना गहरा है क्योंकि इस झगड़े का जो माध्यम है वो एक स्क्रीन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी से आमने सामने लड़ते हैं ना, तो वहाँ आवाज की परतें होती हैं, चेहरे के भाव होते हैं। हाँ, एक भौतिक उपस्थिति होती है। आप देख सकते हैं कि सामने वाला रो रहा है या गुस्से से कांप रहा है। बिल्कुल। तो वो पूरी तरह से एक तरफा और बहुत ठंडी हो जाती है। उसी ठंडी खामोशी की तरफ चलते हैं जहां से इस रिश्ते में दरार की असल शुरुआत होती है। कहानी में उस रात का जो दृश्य है वो बहुत ही बेचैन करने वाला है। वो रात वाला सीन वाकई बहुत पावरफुल है ना? कमरे में पूरा अंधेरा है, सिर्फ मोबाइल की एक ठंडी सफेद रोशनी है जो राम के चेहरे पर पड़ रही है, और फोन की स्क्रीन पर बैटरी 14% दिखाई दे रही है। राम चार्जर उठाता है, उसे प्लग तक ले जाता है, लेकिन फिर उसे बिना लगाए वापस रख देता है। इस दृश्य में जो एक मनोवैज्ञानिक ठहराव है ना, वो बहुत कुछ कहता है। मतलब फोन को चार्ज ना करना ये सिर्फ कोई भूल नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये उस इंसान की मानसिक स्थिति का एक बहुत ही सूक्ष्म चित्रण है जिसका अपने आसपास की भौतिक दुनिया से पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। अच्छा। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से किसी एक डिजिटल बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जैसे कि किसी के रिप्लाई का इंतजार करना, तो खाना, सोना या फोन चार्ज करना जैसी बुनियादी जरूरतें भी
बेमानी लगने लगती है। मुझे इस 14% बैटरी में एक बहुत ही सटीक प्रतीक नजर आता है। वो कैसे? मतलब राम के फोन की ये गिरती हुई बैटरी असल में उसके खुद के भीतर खत्म होती उम्मीद और ऊर्जा का रूपक है। ओ, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है ना? जैसे उस फोन को उस वक्त कोई सॉकेट नहीं मिल रहा है जो उसे वापस ऊर्जा दे सके, ठीक वैसे ही राम के पास अपनी बात रखने का, अपनी सफाई देने का या अपनी भावनाएं व्यक्त करने का कोई जरिया नहीं बचा है। बिल्कुल। उसकी अपनी जो भावनात्मक बैटरी है वो 14% पर अटकी है और लगातार गिर रही है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि डिजिटल कम्युनिकेशन ने हमारे संवाद के तरीके में एक अजीब तरह की असम्मित शक्ति पैदा कर दी है। असम्मित शक्ति मतलब असिमेट्रिकल पावर डायनामिक्स। एग्जैक्टली। स्रोत सामग्री में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सोमा बिना गुड नाइट कहे कभी नहीं सोती थी। हाँ, वो उनकी एक रोज की आदत थी। लेकिन आज रात वो बिना कुछ कहे ऑफलाइन हो गई है। और ये जो डिजिटल खामोशी है, ये भौतिक खामोशी से बहुत अलग होती है। कैसे? देखिए, भौतिक दुनिया में अगर कोई चुप है तो आप कम से कम उसकी आंखों में देख सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि वो गुस्से में है या बहुत दुखी है। बिल्कुल, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। हाँ, लेकिन डिजिटल खामोशी एकदम खाली शून्य है। ये खामोशी संवाद का अभाव नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत ही आक्रामक संदेश है। और उस शून्य को भरने के लिए राम जो संघर्ष करता है वो भी पूरी तरह से उस 6 इंच की स्क्रीन तक सीमित है। हाँ, वो टाइप करना शुरू करता है। वो मैसेज टाइप करता है, सुनो, फिर स्पेस, बात, फिर स्पेस, सोमा, और फिर उसका अंगूठा बैक स्पेस पर जाकर रुक जाता है। वो सारे शब्द मिटा देता है। हाँ, और स्क्रीन पर सिर्फ एक सफेद खाली बॉक्स रह जाता है। ये जो टाइपिंग और बैकस्पेस के बीच का चक्र है ना, ये इंसान के भीतर चल रहे एक भयंकर अंतर्द्वंद को दिखाता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि कोई भी शब्द इस गलतफहमी को दूर करने के लिए काफी नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हम टाइप करते हैं तो हम असल में अपनी भावनाओं को एक आकार दे रहे होते हैं। लेकिन बैकस्पेस दबाने का सीधा सा मतलब ये है कि हम खुद ही अपनी भावनाओं को अमान्य कर रहे हैं, उन्हें इनवैलिडेट कर रहे हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरा है। फिर राम लंबे संदेश भेजता है। उसे लगता है कि शायद तर्कों से या सफाई देने से बात बन जाए। वो सेंड का बटन दबाता है, स्क्रीन पर एक ग्रे टिक आता है, फिर 2 ग्रे टिक आते हैं और अंततः वो नीले हो जाते हैं। हाँ, जिसका मतलब है कि सामने वाले ने संदेश खोल लिया है और पढ़ भी लिया है, सटीक रूप से। और यहीं पर तकनीक का सबसे क्रूर पहलू हमारे सामने आता है। वो कैसे? पुराने दौर की बात करें, अगर आपने किसी को कोई खत लिखा और उसने उसका जवाब नहीं दिया तो आपके पास हमेशा ये सोचने की गुंजाइश होती थी कि शायद खत मिला ही नहीं होगा। हाँ, या शायद वो इंसान बहुत व्यस्त है। लेकिन तकनीक ने ये शायद वाला बहाना हमसे पूरी तरह छीन लिया है। ये बात तो है। डबल ब्लू टिक एक एल्गोरिदम का बहुत ही रूखा और तथ्यपरक बयान है। वो बस ये कहता है कि संदेश गंतव्य तक पहुंच गया है और पढ़ा जा चुका है, और बस बात खत्म। लेकिन जब उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता ना, तो इंसान का दिमाग इसे सिर्फ एक तथ्य की तरह प्रोसेस नहीं करता। तो वो इसे कैसे लेता है? वो इसे एक बहुत ही व्यक्तिगत अस्वीकृति या रिजेक्शन की तरह प्रोसेस करता है। और ये अस्वीकृति भी ऐसी है जो बहुत ही चुभने वाली है। कहानी में राम कुछ देर इंतजार करता है और फिर स्क्रीन पर नजर आता है लास्ट सीन जस्ट नाउ। ये बहुत ही दर्दनाक पल है। हाँ, क्योंकि ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है। राम के लिए इस लास्ट सीन का मतलब ये है कि सोमा ने उसकी सारी सफाई पढ़ी, उसका वो सारा दर्द देखा और बहुत ही सचेत रूप से ये तय किया कि राम एक छोटे से जवाब के लायक भी नहीं है। ये बिल्कुल किसी के मुंह पर दरवाजा बंद करने जैसा है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ वो दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं होती। ये लास्ट सीन जस्ट नाउ एक तरह का डिजिटल प्रमाण है कि दूसरा व्यक्ति अभी वहीं था और उसने आपको नजरअंदाज करने का एक एक्टिव विकल्प चुना है। ये जो सीन होकर भी अनदेखा किए जाने का अनुभव है ना, ये इंसान के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार करता है। और शायद यही कारण है कि राम उस रात सो नहीं पाता। बाहरी दुनिया में सब एकदम सामान्य है। कुत्ते भौंक रहे हैं, दूर कहीं कोई ट्रेन गुजर रही है, बाहरी दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है। हाँ, लेकिन राम के भीतर जो एक मनोवैज्ञानिक उथल पुथल मची है, उसे शांत करने के लिए दुनिया में कोई शब्द नहीं बचे हैं। ये उस थका देने वाली रात का अंत है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, हम देखते हैं कि वो खामोशी अब एक बिल्कुल अलग रूप ले चुकी है। सुबह 8 बजे फोन के वाइब्रेशन के साथ कहानी एक नए मोड़ पर आती है। राम को लगता है कि शायद रात की नींद के बाद गुस्सा कुछ कम हुआ होगा। एक उम्मीद जगती है कि शायद बात करने की कोई खिड़की खुलेगी। लेकिन सोमा का जो संदेश आता है उसमें कोई सवाल नहीं है,
कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। वो एक स्पष्ट डिजिटल फरमान हाँ, है। वो आदेश देती हैं कि राम उनके उस खास निजी व्हाट्सएप की सारी चैट तुरंत डिलीट करे और उसे सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भेजे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस कहानी का। किसी भी बाहरी व्यक्ति को सोमा का ये व्यवहार बहुत ही तानाशाह और असंवेदनशील लग सकता है। मुझे भी पहली बार में ऐसा ही लगा था। लेकिन अगर हम स्रोत के एक बहुत ही खास संवाद पर ध्यान दें तो सोमा के इस फरमान के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो समझ में आने लगता है। कौन सा संवाद? सोमा ने पहले कभी राम से कहा था, मुझे लोग बदलते हुए बहुत जल्दी दिख जाते हैं। ओह, ये लाइन तो वाकई इस पूरी घटना का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, ये महज एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक गहरे बैठे हुए ट्रॉमा या आघात का प्रदर्शन है। सोमा यहाँ सिर्फ गुस्से में आकर फैसले नहीं ले रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है? लोग बदलते हुए दिख जाते हैं का मतलब है कि उसने अतीत में लोगों को खोया है। उसे किसी के दूर जाने का एक गहरा डर है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अबैंडनमेंट इश्यूज कहा जाता है। मैं समझ रहा हूँ। जब उसे लगता है कि राम के साथ भी कुछ गलतफहमी हो रही है और ये रिश्ता उसके हाथ से फिसल रहा है, तो उसका दिमाग एक बचाव की मुद्रा में आ जाता है। मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। वो उस दर्द से बचने के लिए खुद ही रिश्ते को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाती है। वो जो चैट डिलीट करवाने की मांग है, वो असल में परिस्थिति पर वापस नियंत्रण पाने की एक हताश कोशिश है। वो दिखाना चाहती है कि नियंत्रण अभी भी उसके हाथ में है। हाँ, लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। मतलब सोमा का डर और उसका मनोविज्ञान अपनी जगह है, लेकिन राम का क्या? सोमा धमकी देती है कि अगर उसने चैट क्लियर करके मैसेंजर और व्हाट्सएप से उसे ब्लॉक नहीं किया जी तो सोमा अपना खुद का फेसबुक ही डिलीट कर देगी। जी। और राम चुपचाप ये सब मान लेता है। मेरा सवाल ये है कि क्या राम का बिना लड़े, बिना अपना पक्ष रखे इतनी आसानी से अपनी पूरी दुनिया को मिटा देना उसकी कमजोरी नहीं है? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है। क्या एक गलतफहमी होने पर इंसान इतना बेबस हो जाता है कि वो अपने ही हाथों अपनी सबसे कीमती चीजें नष्ट कर दें? इस व्यवहार को कमजोरी मान लेना बहुत आसान है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे कॉग्निटिव ओवरलोड या एक तरह का संज्ञानात्मक पक्षाघात कहा जाता है। संज्ञानात्मक पक्षाघात? जी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। इसे इस तरह समझिए, अगर आप एक कंप्यूटर पर एक साथ 20 भारी सॉफ्टवेयर खोल दें तो क्या होता है? सिस्टम हैंग हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा। ये इंसान का दिमाग भी एकदम ऐसा ही है। जिस इंसान के सामने आपने अपनी पूरी आत्मा खोल कर रखी हो, जब वो ही आप फिर किसी ऐसी बात का इल्जाम लगा दे जो आपने की ही नहीं है, और वो भी बिना बात किए सीधे सजा सुना दे, तो दिमाग का जो तार्किक हिस्सा है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मतलब ये जो राम का आत्मसमर्पण है, ये कमजोरी नहीं बल्कि उसके दिमाग के शून्य पड़ जाने का नतीजा है। बिल्कुल। जब खतरा किसी ऐसे इंसान से आता है जिसे दिमाग अपना सुरक्षित स्थान या सेफ स्पेस मानता है, तो हमारा एमिगडाला, जो दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है, वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अरे बाप रे! राम के पास बहस करने की क्षमता बची ही नहीं थी। देखिए, बहस वहां की जाती है जहां सामने वाला निष्पक्ष हो या कम से कम सुनने को तैयार तो हो। और सोमा तो अपना फैसला सुना चुकी थी। हाँ, राम का ये जो आज्ञा पालन है वो असल में उस रिश्ते के प्रति उसका चरम समर्पण था, जिसे अब सोमा के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि कम से कम सोमा को और तकलीफ ना हो, भले ही इसमें उसका अपना वजूद क्यों ना मिट जाए। और यहीं से हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो आधुनिक दौर के ब्रेकअप की सबसे क्रूर और ठंडी सच्चाई को उजागर करता है। वो क्लियर चैट वाली प्रक्रिया। जी, वो प्रक्रिया जहां राम उन यादों को मिटाने का काम शुरू करता है। वो अपने व्हाट्सएप में जाता है, स्क्रीन के ऊपरी कोने में उन 3 डॉट्स पर क्लिक करता है, मोर चुनता है और फिर क्लियर चैट का विकल्प उसके सामने आ जाता है। और यहाँ पे तकनीक और मानवीय भावनाओं का सबसे बड़ा और भयानक टकराव होता है। वो कैसे? जब राम उस बटन पर उंगली रखता है तो स्क्रीन पर एक बहुत ही मशीनी और निर्दयी प्रॉम्प्ट आता है, आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर दिस चैट? यानी क्या आप वाकई इस चैट को मिटाना चाहते हैं? तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब तकनीक के लिए सवाल क्या मायने रखता है और राम के लिए क्या? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें ना, तो ये सवाल यूआई यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन की पूरी तरह से उदासीन और ठंडी प्रकृति को दर्शाता है। उन ऐप्स को बनाने वाली कंपनियों के लिए इस प्रॉम्प्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि क्या यूजर अपने फोन की मेमोरी से कुछ मेगाबाइट डेटा हटाना चाहता है? उनके लिए ये सिर्फ डेटा है। हाँ, ये सिर्फ कैशे और डेटा मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस सिस्टम को इसी तरह डिजाइन किया गया है कि ये प्रक्रिया बिना किसी घर्षण के बहुत ही तेजी से और एकदम सफाई से हो जाए। लेकिन राम के लिए
राम के लिए ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये उन अनगिनत रातों की बातचीत है, वो खाना खाया, वो क्या कर रहे हो, और वो मिस यू वाले संदेश हैं। जिन्होंने उस रिश्ते को सींचा था। एग्जैक्टली। तकनीक के लिए जो महज 1 सेकंड की क्लियरिंग प्रोसेस है, वो राम के लिए अपने पूरे अस्तित्व को मिटाने जैसा है। और मैं सोच रहा था कि ये जो घर्षण रहित होना है, यही इसे इतना डरावना बनाता है। राम अंततः क्लियर दबा देता है और पलक झपकते ही कोई आवाज नहीं होती, स्क्रीन पर कोई दरार नहीं आती, कुछ भी भौतिक रूप से नहीं टूटता। बिल्कुल नहीं। बस वो स्पेस जो कभी एक पूरी दुनिया हुआ करता था, अचानक एक खाली सफेद स्क्रीन में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी कोई इंसान था ही नहीं। सब कुछ गायब। राम उस खालीपन का स्क्रीनशॉट लेकर सोमा को भेजता है, लेकिन सोमा की मांगे यहीं खत्म नहीं होती। वो मैसेंजर की चैट भी हमेशा के लिए मिटाने को कहती है। और मैसेंजर का जो प्रॉम्प्ट है, वो तो और भी ज्यादा अंतिम और भारी होता है। हाँ, वहां लिखा आता है डिलीट दिस कॉन्वर्सेशन परमानेंटली। यहाँ ये जो परमानेंटली या हमेशा के लिए शब्द है, ये किसी हथौड़े की तरह पड़ता है। एनालॉग या जो पुराने समय के ब्रेकअप्स होते थे और इस डिजिटल ब्रेकअप में यही सबसे बड़ा फर्क है। आप किस तरह के फर्क की बात कर रही हैं? देखिए, पहले जब लोग अलग होते थे तो प्रेम पत्र जलाए जाते थे, तस्वीरें भाड़ी जाती थीं, तोहफे वापस किए जाते थे। हाँ, फिल्मों में भी हमने अक्सर यही देखा है। उस पूरी प्रक्रिया में एक भौतिकता थी, एक समय लगता था। जब पत्र जलते थे तो आग की गर्माहट होती थी, एक धुआं उठता था, जो शायद उस इंसान के अंदर जल रही भावनाओं का प्रतीक होता था। बिल्कुल। उस भौतिक विनाश में इंसान को एक तरह का क्लोजर या समापन का एहसास होता था। लेकिन डिजिटल दुनिया में सब कुछ इतना साफ और इतना सैनिटाइज्ड है कि ये डरावना लगता है। सही कहा आपने। जब राम मैसेंजर पर डिलीट दबाता है तो बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं आता, कोई तूफान नहीं आता, आसमान से कोई बिजली नहीं गिरती, कमरे का पंखा अपनी ही रफ्तार से चलता रहता है। हाँ, बस एक छोटी सी टच स्क्रीन पर कुछ पिक्सल्स अपना रंग बदलते हैं और सालों का प्यार हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक झटके में। राम इसका भी स्क्रीनशॉट भेजता है और बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक सीन। कोई अंतिम विदाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस तकनीक का वो नीला निशान जो बताता है कि काम हो गया है। ये दृश्य ये स्थापित करता है कि कैसे डिजिटल युग ने वियोग को एक बहुत ही अदृश्य और यांत्रिक रूप दे दिया है। बिल्कुल। आज के दौर में रिश्ते बड़े बड़े ड्रामे, चीख पुकार या आमने सामने के झगड़ों से नहीं टूटते। वो टूटते हैं ब्लॉक के बटन से, क्लियर चैट से और लास्ट सीन के गायब हो जाने से। ये बहुत ही कड़वा सच है। राम के मन में अब ये पीड़ा नहीं है कि सोमा चली गई है। असली पीड़ा तो ये है कि किसी इंसान का इतना विशाल वजूद, इतना असीम प्यार और इतनी गहरी यादें महज एक खाली सफेद स्क्रीन में कैसे सिमट सकती हैं। मतलब उस प्यार का कोई भौतिक सबूत ही नहीं बचा। एकदम सही। ये जो हमारा आज का विश्लेषण है, ये हमें एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाता है। राम और सोमा की ये कहानी महज 2 काल्पनिक किरदारों की दास्तान नहीं है। जी नहीं, ये तो हम सबकी कहानी है। हाँ, ये आधुनिक समय के हर उस इंसान का आईना है जिसने डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से अपने रिश्ते बनाए हैं। हमने अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया, अपने सबसे गहरे राज और अपनी सबसे अनमोल यादें फोन के कुछ ऐप्स और सिलिकॉन वैली के कुछ सर्वर्स के हवाले कर दी हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी गलतफहमी जिसे शायद एक ही कमरे में बैठकर कुछ मिनटों की बातचीत से सुलझाया जा सकता था, वो इन डिजिटल फीचर्स के बीच फंसकर संवादहीनता के एक पहाड़ में बदल जाती है। हम अक्सर ये मानते हैं ना कि तकनीक ने हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। जी, यही तो दावा किया जाता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जब ये तकनीक हमें अलग करती है तो वो ये काम इतनी सफाई से और बिना कोई निशान छोड़े करती है कि इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु हो जाता है। ये जो सीन होकर रिप्लाई ना आने का दर्द है या सालों की चैट हिस्ट्री के 1 सेकंड में मिट जाने का सदमा है, ये एक नए तरह का मनोवैज्ञानिक आघात है जिसके लिए हमारा दिमाग अभी पूरी तरह से विकसित या तैयार नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां हमें उस एक्सरे वाली बात पर वापस आना चाहिए जिससे हमने शुरुआत की थी। बिल्कुल। ये सच है कि कोई भी मशीन इस डिजिटल ब्रेकअप के दर्द को नहीं नाप सकती। इसका कोई ग्राफ या कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बनती। वो दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इसी विचार के साथ मैं आज के सत्र को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहूंगा जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जी बताइए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ऐप पर महज एक बटन दबाने से किसी इंसान के होने का सारा डिजिटल सबूत हमेशा के लिए मिट जाता है, तो वो भावनाएं कहाँ जाती हैं जो उन संदेशों में थी? क्या वो बस हवा में विलीन हो जाती हैं? या फिर
या फिर ये सोचने वाली बात है कि वो खाली सफ़ेद स्क्रीन जहां से सब कुछ मिटा दिया गया है, क्या वो उस खो चुके प्यार का एक नया और अदृश्य स्मारक बन जाती है? एक अदृश्य स्मारक। हाँ, एक ऐसा स्मारक जिसे बाहर से कोई और नहीं देख सकता, लेकिन वो सफ़ेद खालीपन उस इंसान के फ़ोन में हमेशा मौजूद रहता है, ये गवाही देने के लिए कि यहाँ कभी एक पूरी